नमस्कार साथियों, स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पर मैं कुणाल आप सभी का स्वागत करता हूं मैप इन न्यूज़ प्रोग्राम में। अब तक आप सभी लोग इस प्रोग्राम को अमृतसर के माध्यम से लेते आए हैं, लेकिन अमृतसर फिलहाल अपनी क्लासेस के कारण थोड़ा ज़्यादा बिजी हैं, जिस वजह से वो इस प्रोग्राम पर ध्यान अभी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इस वजह से इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी फिलहाल मुझे दी गई है, ताकि आप लोगों को रेगुलरली चीज़ें अपडेट की जा सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस क्लास में, और सबसे पहले इसका जो हमारा पहला सेगमेंट रहता है सी दिस वीक, उसे देखते हैं और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो हमारे सी दिस वीक प्रोग्राम में इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं रेड सी यानी कि लाल सागर को। लाल सागर वैसे भी हम लोग देखते हैं कि भूगोल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है और पढ़ना सभी के लिए ज़रूरी होता है। तो आइए इसकी सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे से जानते समझते हैं। तो देखिए, रेड सी दरअसल दो महाद्वीपों के बीच में स्थित एक सी है हमारी, ठीक है। तो ये जो हमारा सागर है, ये सागर दो अलग अलग महाद्वीपों के बीच में है। हम देख रहे हैं कि इसका जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है वो एशिया महाद्वीप का है, और वहीं जो इसका दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है वो अफ्रीका महाद्वीप का है। और इन दोनों ही महाद्वीपों के बीच में ये जो जल हमें देखने को मिल रहा है, ये पूरा जल हमारा रेड सी यानी कि लाल सागर का जल है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो लाल सागर वाला स्थान है, ये लाल सागर कई और सागरों को भी जोड़ने का काम करता है। अब ये महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग कैसे? अगर आपको कहीं भी जाना हो तो एक कंप्लीट और शॉर्ट रूट आपको यहाँ मिल रहा है। आपको सिर्फ इंडियन ओशन से निकलना है, सीधा पहुंच जाना है अरेबियन सी होते हुए गल्फ ऑफ अदन। जब हम गल्फ ऑफ अदन पहुंच जाएंगे तो गल्फ ऑफ अदन के बाद हमें बावल मंडेब को पार करना है, और बावल मंडेब को पार करते हम लोग प्रवेश कर जाएंगे लाल सागर में। लाल सागर में प्रवेश करने के बाद हमें पहुंचना है सुएज की खाड़ी में, और सुएज की खाड़ी से होते हुए सुएज कैनाल से गुजरते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे भूमध्य सागर। और वहीं जब हम लोग भूमध्य सागर को पार करके बाहर निकलेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा अटलांटिक महासागर में। पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि अधिकांश व्यापार जो होता है वो इसी रूट से किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट है, समय भी कम लगता है, ईंधन भी कम लगता है, और हमारे सारे काम इससे पूरे हो जाते हैं। तो इस पूरे के पूरे मामले को याद रखिएगा। इसके अलावा इस पूरे के पूरे स्थान की एक खास बात यह है कि ये क्षेत्र हमारा ग्रेट रिफ्ट वैली के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल यहाँ हम देखते हैं कि ये ग्रेट रिफ्ट वैली वाला मामला है, क्योंकि हमारी जो सोमाली प्लेट है वो सोमाली प्लेट अफ्रीका प्लेट से टूट रही है। अब जिस वजह से हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में छोटे छोटे सागर बने हुए हैं, छोटी छोटी झीलें हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है, और जो छोटी छोटी झीलें हमें यहाँ देखने को मिल रही है उसी से पता चल रहा है कि हिस्सा अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा भी परिवर्तनशील है, चीजें बदल रही हैं। और ये वास्तविकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया की सभी प्लेटें अभी भी फिलहाल मूव कर रही हैं, और उनकी मूवमेंट की वजह से हम देख रहे हैं कि महाद्वीपों, देशों, सागरों सभी की आकृति बदल रही है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली, और हमारा रेड सी जो है ये ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है, और लाल सागर वाला जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं लाल सागर रिफ्ट। तो ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा यहाँ पर हमारी लाल सागर की रिफ्ट है, और ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली है ये हमारी लाल सागर से होते हुए आगे लेबनान तक जाती है। तो लेबनान से लेकर के हमें पूरा हिस्सा कनेक्ट करके यहाँ पर रखना ही होता है। क्लियर है चीजें? इसके साथ साथ हम दूसरी चीज ये देखते हैं कि हमारी एक महत्वपूर्ण रेखा लाल सागर से होकर के गुजरती है। तो हमारी जो ये कर्क रेखा होती है, ये कर्क रेखा हमारे लाल सागर के ऊपरी हिस्से से होकर के गुजरती है। एक बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है कि लाल सागर किस रेखा पर स्थित है, तो आप लोग को यह बताना पड़ जाएगा कि हाँ ये कर्क रेखा पर। क्लियर है बात सारी? इसके साथ साथ हम यहाँ पर और चीजों को देखते हैं तो पता चलता है कि हमें इसकी ज्योग्राफी को लेकर के काफी सारी चीजें देखने को मिल जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी ज्योग्राफी को लेकर के हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कई सारी अलग अलग खाड़ियां भी हैं। जैसे कि एक तरफ इसका दक्षिणी हिस्से में हमें गल्फ ऑफ अदन देखने को मिल रही है, वहीं इसका उत्तरी हिस्सा जो है वो सिनाई प्रायद्वीप के आसपास दो भागों में जल को बांट रहा है। अब सिनाई प्रायद्वीप वाले हिस्से में हम लोग देखते हैं कि जो इसका पूर्वी हिस्सा है वहां तो है गल्फ ऑफ अकाबा, और वहीं इसके पश्चिमी हिस्से में है गल्फ ऑफ सुएज। ये दोनों जो गल्फ है या खाड़ी वाला हिस्सा है, ये दोनों ही खाड़ी वाले हिस्से हमारे लाल सागर का विस्तार ही है। ठीक है, इस विस्तार के अलावा हम लोग को यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि इसके आसपास काफी सारे देश भी मौजूद हैं। और अभी तक फिलहाल हम यूपीएससी के पैटर्न को जो देखते आए हैं उसमें पता चला है कि यूपीएससी को अब फिलहाल एक ऐसी आदत सी लग गई है कि वो चर्चा में किसी भी स्थान को उठा करके उसके आसपास के देश, आसपास के सागर या और चीजों को पूछ सकता है, जो भी उसका मन करे। तो इसी वजह से जरूरी है कि जो जगह हम लोग डिस्कस कर रहे हो उसके आसपास के स्थल भी आप लोग को पता हो। जैसे कि हमारे लाल सागर के आसपास हम देखते हैं कि अलग अलग देश हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं अरब प्रायद्वीप के देश। अब मैंने यहाँ पर टर्म यूज किया है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है? दरअसल जब कभी भी कोई भी भूमि तीन तरफ से जल से घिरी हुई होती है तो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो वही स्थिति हमारे अरब प्रायद्वीप की है, और अरब प्रायद्वीप पर मौजूद यमन और सऊदी अरब,
ये दोनों ही लाल सागर के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो इन दोनों देशों के अलावा थोड़ा ऊपर जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे लाल सागर का जो विस्तार है, गल्फ ऑफ अकाबा यानी कि अकाबा की खाड़ी में दो देश और मिल जाते हैं इसको, एक है जॉर्डन और दूसरा है इजराइल। इसके अलावा आगे बढ़ते हमें इजिप्ट मिलेगा यानी कि मिस्र, और वहीं हमें देखने को मिलेगा कि इसके पश्चिमी हिस्से पर मिस्र के अलावा सूडान, एरिट्रिया और जिबूटी, ये सभी देश मौजूद है। तो इसके जो पूर्वी देश हैं वो यमन, सऊदी अरब, और वहीं हम लोग देखते हैं कि इसके उत्तरी हिस्से में हमें आके उत्तरी हिस्से या फिर इसका जो हमारा पूर्वी उत्तरी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा, वहां पर हमें जॉर्डन और इजराइल देखने को मिल जा रहे हैं, और जो इसका पश्चिमी हिस्सा है वहां पर इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया और जिबूटी देखने को मिल जा रहे हैं। अब कई बार पूछ लेता है कि कितने देशों से सीमा साझा करता है, तो वो एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए। तो कितने देश हो गए यहाँ पर? यमन, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया और जिबूटी। क्लियर है बात सारी? तो ये सारे के सारे देशों की स्थिति यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। इसके साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलती है हमारी लाल सागर के आसपास की कुछ खास भौगोलिक विशेषताएं। अब इन भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात करना भी जरूरी है। दरअसल यहाँ हमें कुछ पहाड़ी देखने को मिलेंगे, यानी कि कुछ पर्वत देखने को मिलेंगे। पर्वतों के अलावा हमें यहाँ पर रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, और रेगिस्तानों के अलावा कुछ द्वीप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो लाल सागर का जो पश्चिमी हिस्सा है, उस पश्चिमी हिस्से में हमें देखने को मिल जाएंगे रेड सी हिल्स, और वहीं लाल सागर का जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ हमें असीर पर्वत, हिजाज पर्वत, ये दोनों छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां। इसके अलावा एक जो बड़ी पर्वत श्रेणी है वो है यहाँ पर शरावत माउंटेन्स या शरावत पर्वत श्रेणी। हालांकि ये जो शरावत पर्वत श्रेणी है इसकी खास बात यह है कि इसका विस्तार काफी लंबा है, और सऊदी अरब के साथ साथ इसका विस्तार हम लोग देखते हैं यमन में भी है। और वहीं असीर पर्वत श्रेणी जो है उसकी स्थिति भी कुछ इस प्रकार की है कि असीर पर्वतमाला का विस्तार भी हमें यमन तक देखने को मिल जाता है। तो ये इस क्षेत्र में मौजूद हमारी महत्वपूर्ण और प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। पर्वत श्रेणियों के अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान भी मौजूद हैं, और जो प्रमुख यहाँ पर रेगिस्तान है उनमें पहला तो हम देखने को मिल रहा है रेड सी के पश्चिम में ईस्टर्न डेजर्ट, यानी कि इसको हम लोग पूर्वी डेजर्ट के रूप में हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको ईस्टर्न डेजर्ट के रूप में ही जनरली जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर न्यूबियन डेजर्ट यानी कि न्यूबियन रेगिस्तान भी मौजूद है। तो ये इसके दोनों हो गए हैं पश्चिमी हिस्से में मौजूद, और वहीं चलते अगर हम लोग इसके पूर्वी हिस्से में तो पता चलता है कि नेफ्यूट डेजर्ट यानी कि नेफ्यूट रेगिस्तान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है और रेगिस्तान कौन कौन से हैं ये आपको एग्जैक्टली याद रखने पड़ेंगे। कई बार एग्जाम में ये चीजें भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ द्वीप समूह भी हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो जो द्वीप समूह यहाँ देखने को मिल रहे हैं उनको थोड़ा समझते हैं। दरअसल दो बड़े द्वीप समूह हैं यहाँ पर। अब जो दो बड़े द्वीप समूह हैं उनमें एक का नाम है फरासन और दूसरे का नाम है धेलक। ठीक है, नाम भी हम लोग को याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, फरासन या फरसान इसको कहा जाता है, और वहीं दहलक है यहाँ पर। अब दरअसल द्वीप समूह को लेकर के ना जनरली देशों के बीच में डिस्प्यूट रहता है। तो मुख्य भूमि का तो बंटवारा होता ही होता है, उसको लेकर के चीजें चलती हैं, पर द्वीपों पर भी कब्जा रहे ये भी अलग अलग देशों की चाहत रहती है। जैसे कि हमारा जो यहाँ पर फरसान द्वीप समूह है ये आता है हमारे सऊदी अरब के हिस्से में, और वहीं जो हमारा दहलक द्वीप समूह है ये आता है एरिट्रिया के हिस्से में। तो इसी प्रकार से मैंने इनको पहले ही मार्क कर दिया, एक सऊदी के हिस्से में और दूसरा एरिट्रिया के हिस्से में। इसके अलावा यहाँ पर तीन छोटे छोटे द्वीप समूह भी हमें देखने को मिल रहे हैं, और छोटे छोटे जो द्वीप समूह है उसमें एक हमें यहाँ देखने को मिल रहा है हनीस। ठीक है, हनीश के अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कामरान, और वहीं एक हमें देखने को मिल रहा है पेरिम। ठीक है, अब ये जो तीनों के तीनों द्वीप समूह यहाँ पर छोटे छोटे हैं, ये तीनों के तीनों हैं यमन के हिस्से। इसका हिस्सा है ये तीनों यहाँ पर यमन का हिस्सा है। तो द्वीप समूह कौन कौन से मौजूद हैं हमारे रेड सी वाले हिस्से में, और इन द्वीप समूह के अलावा ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा द्वीप समूह किस देश के हिस्से में आ रहा है। क्लियर है बात सारी? चलिए, अब इन सभी बातों को जान लिया है तो एक प्रश्न हम लोग की स्क्रीन पर है, और ये जो प्रश्न हम लोग की स्क्रीन पर है दरअसल यही प्रश्न 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। 2024 की परीक्षा में इस वजह से पूछा गया है क्योंकि लाल सागर वाला हिस्सा पिछले साल बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा, और चर्चाओं में आने का रीजन ये था कि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था, और इस युद्ध में शामिल था हूती विद्रोहियों ने दरअसल लाल सागर वाले हिस्से में कई बार जहाजों को कब्जा किया था, उनके ऊपर आक्रमण किया था, जिस वजह से लाल सागर साल भर चर्चाओं में रहा। तो यूपीएससी का मन किया कि चलो थोड़ा सा पूछ लेते हैं, तो इसीलिए यूपीएससी ने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन हम लोग को दे दिया था। अब यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, और दूसरा स्टेटमेंट है लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? अब हमें सिर्फ ध्यान देना कौन से
सही है, ठीक है। हो सकता है कि एक सही हो सकता है दोनों सही हो, पर यह भी हो सकता है कि दोनों भी गलत हो जाए। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है बारिश के बारे में कि बहुत कम वर्षा होती है और वो भी किसी भी रूप में, मतलब किसी भी प्रकार से अगर बारिश होगी तो बहुत कम होगी। अब किसी क्षेत्र में बारिश ज्यादा हो रही है कम, वो वहां की ज्योग्राफी हमें बता देती है। अब ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जैक्ट ना भी पता हो ना, आप चीजों को कनेक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पर कि ये जो हिस्सा है ये कैसा हिस्सा है, थोड़ा रेगिस्तानी हिस्सा तो हमें देखने को मिल रहा है। हमने तो बात नहीं करी ना कि यहाँ बहुत अच्छे वन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, रेगिस्तान। ये मरुस्थलीय भूमि, मरुस्थलीय भूमि होने का मतलब क्या है, क्या बारिश ज्यादा होती है या कम होती है? एग्जैक्टली बारिश यहाँ पर कम होती है। तो पहले स्टेटमेंट में हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, यानी कि बहुत कम बारिश होती है, तभी तो यहाँ मरुस्थल है। इसका अर्थ हुआ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता। अभी तक हम लोगों ने इसकी सभी चीजों को पढ़ा, पूरी भौगोलिक स्थिति अच्छे से जानी समझी। क्या एक बार भी हमने ये बात करी है कि कोई नदी आकर के यहाँ इस क्षेत्र में गिरती हो? किसी नदी को डिस्कस किया? नहीं किया। इसका अर्थ ये है कि नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और जब दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो सही क्या रहेगा हमारे लिए? सी, एक और दो दोनों सही। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि लाल सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां अब हमें जो विचार करना है वो विचार करना है हमें बंदरगाहों के मामले में। कह रहा है कि उपयुक्त में से कितने बंदरगाह लाल सागर के तट पर अवस्थित हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ बंदरगाह दे दिए और कई बार प्रश्न पूछे गए हैं बंदरगाह के लिए। पोर्ट सुडान, जबल अली बंदरगाह, सफागा बंदरगाह, जद्दा इस्लामिक बंदरगाह और मस्कट बंदरगाह। अभी यहाँ 5 बंदरगाह हमें दे दिए। पूछा गया है कि लाल सागर वाले तट पर कौन से अवस्थित है। अब कितने अवस्थित हैं अब ये बताना है। कितने हैं? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? चलिए वैसे क्वेश्चन बताता हूँ, फिर हमको बताऊंगा कि कौन कौन से बंदरगाह एक्चुअली मौजूद हैं। जैसे कि पोर्ट सुडान, क्या सुडान लाल सागर के साथ में सीमा साझा करता है? अभी बताया करता है, ठीक है। इसमें तो परेशान होने की जरूरत भी नहीं, आपको ये भी नहीं सोचना कि किस देश का ये बंदरगाह होगा, है ना। पोर्ट सुडान है तो नाम से पता चल गया सुडान का ही बंदरगाह है, ठीक है। तो लाल सागर वाले जो क्षेत्र है वहां पर सुडान मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रश्न बिल्कुल, मतलब ये जो ऑप्शन है ये ठीक है, लाल सागर पे मौजूद है। दूसरी स्थिति यहाँ पर जेबल अली बंदरगाह की। क्या जेबल अली बंदरगाह, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेबल अली बंदरगाह किस देश पर है, फिर ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो देश लाल सागर पर मौजूद है। तो जेबल अली बंदरगाह दरअसल यूएई का बंदरगाह है ना, संयुक्त अरब अमीरात का बंदरगाह है। अब क्या हम लोगों ने जो देश पढ़े थे उनमें कहीं पर संयुक्त अरब अमीरात का नाम आया था? नहीं आया था। इसका मतलब है कि ये सही नहीं होगा इस मामले में। अगला है सफागा बंदरगाह, किस देश का है? ये है दरअसल मिस्र का, ठीक है। क्या हम लोगों ने जो देश पढ़े वहां मिस्र का नाम पढ़ा था? तो मतलब ये भी शामिल रहेगा। जद्दा बंदरगाह किसका है? सऊदी अरब का है। नाम पढ़े थे, शामिल था, एग्जैक्टली मतलब मौजूद होगा। मस्कट बंदरगाह किसका है? मस्कट बंदरगाह जो है ये ओमान का है, और ओमान हम लोगों ने नहीं पढ़ा था आसपास वाले देशों में। इसका अर्थ है कि ये भी शामिल नहीं होगा। तो कौन कौन से बंदरगाह मौजूद हैं लाल सागर के तट पर? पोर्ट सुडान, सफागा और जद्दा। इसका अर्थ ये हुआ कि 1, 3 और 4, यानी कि 3, केवल 3। इसका अर्थ हुआ कि प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? बी रहेगा, ठीक है। वैसे अगर हमें बंदरगाह देखने तो क्या क्या पता चल रहा है हमें बंदरगाहों के बारे में? तो देखिए अब हमारे लाल सागर के तट पर जो जो बंदरगाह मौजूद हैं वो सारे हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर आ गए। तो देशों के हिसाब समझते हुए चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले यमन के ही देख लेते हैं। तो यमन के कौन कौन से बंदरगाह लाल सागर पर हैं? और देखो जो बंदरगाह मैं आपको बता रहा हूं उन बंदरगाहों को बताने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ यही बंदरगाह मौजूद है और बंदरगाह नहीं है। अगर एक देश की भी स्थिति समझे तो समझ लीजिए कि एक देश कई सारे बंदरगाह रखता है अपने पास में, तो सारे बंदरगाहों को पढ़ना जरूरी नहीं होता। जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनको पढ़ना जरूरी होता है, या जो चर्चा में किसी कारण से आ गया है उसको पढ़ना भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। वरना अगर सीक्वेंस में जाएंगे तो समझ लीजिए कि सऊदी अरब की यहाँ पर पूरी की पूरी सीमा है, और इस सीमा पर ही आपको लगभग 15-20 बंदरगाह देखने को मिल जाएंगे। एक साथ सब कुछ याद रखना फिर पॉसिबल नहीं होगा, है ना। छोटे बड़े बंदरगाह सब मिला करके देखने को मिल जाएंगे। तो जो प्रमुख है उसको देखते हैं। तो यमन के यहाँ पर कौन कौन से बंदरगाह मौजूद हैं? एक है यहाँ पर मौका और दूसरा है अल हुदायत, ठीक है। तो आइए इनका नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, अल हुदायत, और दूसरा है यहाँ पर मौका, या इसको मौचा भी कहते हैं, ठीक है। तो जनरली मौका पढ़ाया था। तो अल हुदायत और मौका ये दोनों बंदरगाह यहाँ पर यमन के हैं जो मौजूद हैं लाल सागर वाले हिस्से में। इसके अलावा आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर सऊदी अरब आया था। सऊदी अरब का यहाँ सबसे प्रमुख बंदरगाह जो है वो कौन सा है? वो है जद्दा, ठीक है।
ये बंदरगाह अपने आप में इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख बंदरगाह है। हालांकि बात करें इस पूरे के पूरे प्रायद्वीप की, अरब प्रायद्वीप की, तो अरब प्रायद्वीप पर ये दूसरा सबसे प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है सबसे अधिक प्रमुख बंदरगाह माना जाता है वो माना जाता है यहाँ पर जेबल अली, जो दुबई में है। ठीक है, तो यहाँ सबसे प्रमुख जो व्यापार के लिए बना हुआ है बंदरगाह वो जेबल अली है, जो दुबई का बंदरगाह है। इसके बाद दूसरा स्थान यहाँ पर मिला हुआ है जेदा बंदरगाह को। ठीक है, जो सऊदी अरब का बंदरगाह है। तो याद रखिएगा कि कौन सा सबसे ज्यादा प्रमुख है, कौन सा द्वितीयक रूप से प्रमुख है। इसके अलावा सऊदी अरब का यहाँ पर एक और इसका नाम है याम्बू। ठीक है, तो याम्बू को भी आप लोग याद रखिएगा। ये दो प्रमुख बंदरगाह यहाँ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं सऊदी अरब के। इससे आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर जॉर्डन का भी एक बंदरगाह देखने को मिल जाता है, जो अकाबा की खाड़ी में मौजूद है। ठीक है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक बंदरगाह का नाम तो अकाबा ही है। ठीक है, वहीं हम देखते हैं यहाँ पर इजराइल मौजूद है, तो इजराइल का जो बंदरगाह यहाँ पर मौजूद है, तो इजराइल का यहाँ जो बंदरगाह मौजूद है उसका नाम है इलेट। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं साथ साथ। इसके अलावा सफागा बंदरगाह, ठीक है, मिस्र का प्रमुख बंदरगाह है ये सफागा बंदरगाह, और अभी पीछे प्रश्न में भी था। इसके अलावा सूडान का पोर्ट सूडान, जैसा कि आप लोग को मैंने भी प्रश्न में ये पढ़ाया भी था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इरिट्रिया के भी बंदरगाह मौजूद है, तो इरिट्रिया का यहाँ मौजूद है मसावा। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये सारे के सारे प्रमुख बंदरगाह इस हिस्से के हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे कि जस्ट अभी हम लोगों ने एक प्रश्न देखा था, है ना। अब प्रश्न में 5 बंदरगाह देखने को मिले थे हमें, पोर्ट सूडान, जेबल अली, इसके अलावा सफागा, जेदा और मस्कट। अगर लोकेशन की बात करें कौन कौन कहाँ कहाँ मौजूद है, तो देखिए मिस्र का सफागा यहाँ मौजूद है, जैसा कि आप लोग को मैंने अभी दिखाया। सऊदी अरब का जेद्दा यहाँ मौजूद है इस पॉइंट पे। ठीक, पोर्ट सूडान सूडान के तट पर यहाँ मौजूद है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 2 बंदरगाह यहाँ के नहीं है। तो जो 2 बंदरगाह यहाँ के नहीं है वो बंदरगाह कहाँ के हैं, तो देखिए इनमें एक बंदरगाह तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा दुबई में जेबल अली, ठीक है, जो यूएई का है, और दूसरा है मस्कट जो ओमान का है। ठीक है, ओमान की राजधानी भी मस्कट ही है और ओमान का सबसे प्रमुख बंदरगाह जो है वो भी मस्कट ही है। तो हमारे लाल सागर वाले जो बंदरगाह थे वो हम लोगों ने यहाँ समझ लिए। बाकी ये जो 2 बंदरगाह है वो, एक बंदरगाह यानी कि जो जेबल अली है वो पर्शियन गल्फ यानी कि फारिस की खाड़ी का हिस्सा है, और जो मस्कट है वो ओमान की खाड़ी का हिस्सा है। क्लियर है बात सारी। चलिए आगे की और चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। तो आगे हम जो बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर फिर और चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर माउंटेन रेंज वगैरह दे रखी हैं रेड सी के आसपास वाले एरिया की, जो मैंने आप लोग को अभी जस्ट पढ़ाई है। ठीक है, इसके अलावा कई बार प्रश्न में ये पूछ लेता हम लोगों से कि जो लाल सागर वाला हिस्सा है, लाल सागर वाला हिस्सा किन 2 प्लेटों के दूर जाने के कारण बना है। ठीक है, ये कई बार हम लोगों को चीज पूछ ली जाती है। तो दरअसल यहाँ पर 2 अलग अलग प्लेट मौजूद है। एक प्लेट यहाँ मौजूद है अरब की, और दूसरी प्लेट यहाँ पर जो है वो मौजूद है अफ्रीका की। ठीक है, तो ये चीजें जो है कई बार हम लोगों से पूछ लेता है, और इस प्रकार का प्रश्न हम लोग के सामने आ सकता है कि लाल सागर का निर्माण हुआ है, तो प्लेटों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि नूबियन और अरेबियन प्लेट के संचलन से, सोमाली और नूबियन प्लेट के संचलन से, अरेबियन और भारतीय प्लेट के संचलन से, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब देखो सब पूरी की पूरी जो हमारी दुनिया बनी है, जो पृथ्वी पे कुछ भी मौजूद है, वो प्लेटों के कारण ही बना है। तो पास आने के कारण बना है या फिर दूर जाने के कारण बना है, ये चीजें इस प्रकार से ही बनी है। अब एक तरफ हमें देखने को मिल रहा है अफ्रीका है, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है अरब। तो प्लेटों का नाम तो ये होना चाहिए, एक होनी चाहिए हमारी अरब प्लेट होनी चाहिए, अरेबियन प्लेट होनी चाहिए, और दूसरी होनी चाहिए मेरी अफ्रीकन प्लेट। अब अरेबियन प्लेट का नाम तो हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है और यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अब अरेबियन प्लेट के साथ यहाँ पर भारतीय प्लेट है, तो क्या अरेबियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में मौजूद है हमारा ये लाल सागर? बिल्कुल भी नहीं, ये तो हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि नूबियन और अरेबियन लिखा है, बाकी यहाँ सोमाली और नूबियन लिखा हुआ है, तो मामला नहीं बनेगा, अरब का होना जरूरी है। और अभी तक हम लोग के लिए ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि हमें डी को चूज करना पड़े। अब यहाँ कहानी जो है वो एक पर हमें खींचकर ला रही है, नूबियन और अरेबियन प्लेट। अब दरअसल जो हमारी अफ्रीकन प्लेट है ना, अफ्रीकी प्लेट को हम लोग नूबियन प्लेट के रूप में भी जानते हैं। तो इसी वजह से प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नूबियन प्लेट और अरेबियन प्लेट, या फिर अफ्रीकी प्लेट और अरेबियन प्लेट, दोनों ही बात अगर कही जाए तो सही है ऑप्शन के मामले में। तो प्रश्न का उत्तर इसका ए रहेगा। तो इसलिए मैंने आप लोग को जस्ट बताया है कि कई बार पूछ लेता है कि जो हमारी स्थिति है, जो संरचना है, वो किस कारण से बनी है, तो आप लोग को पता होनी चाहिए वो चीजें भी। क्लियर है बात? चलिए इसी के आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ के हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर प्लेटों की स्थिति भी देख लेते हैं। जो प्लेटों की स्थिति मैंने आप लोग को जस्ट अभी बताई है। तो यहाँ पर अफ्रीकन या नूबियन प्लेट नाम लिखा हुआ आपको दिख रहा है, और दूसरी तरफ अरेबियन प्लेट है। तो इन दोनों प्लेटों के संचलन के कारण ही बीच में हमें रेड सी वाला एरिया देखने को मिल गया है।
ठीक है। जैसे कि शुरुआत में मैंने आप लोग को बताया था ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में ना, तो देखिए यहाँ पर हमें वो भी देखने को मिल जा रहा है, उसका भी मार्क यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट पूरा लेबनान तक चला जाएगा। ठीक, राइट। ये पूरी दुनिया की हमें सभी प्लेटें यहाँ देखने को मिल जा रही है, जितनी भी छोटी बड़ी प्लेटें हैं वो सारी यहाँ पर तस्वीरों में मौजूद है, यहाँ पर सब कुछ मार्क किया गया। तो नूबियन प्लेट या अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, और अरेबियन प्लेट का हिस्सा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है, जो हमारा लाल सागर वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो इस क्लास का पहला सेगमेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं सी दिस वीक, वो हम लोगों ने अब कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बताई गई सारी बातें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। बट इवन देन अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं अपनी बातें, और आप लोग को आंसर वहां भी मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए समझते हैं हमारे मैप इन न्यूज को, यानी कि बीते दिनों कुछ प्रमुख स्थल जो चर्चाओं में रहे हैं, उन स्थलों पर अब हम लोग को थोड़ा सा जानना समझना है, उन स्थलों के बारे में जानना समझना है। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न देखेंगे, क्योंकि सर पिछली क्लास में आप लोगों को एक प्रश्न पर छोड़े थे, तो वही प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर फिलहाल यहाँ मौजूद है। तो जरा प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न का क्या कहना था। हालांकि कमेंट आए, पर कमेंट कम लोगों के आए, तो अब जरा चीजों को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो विश्व के महासागरीय जलधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। तो आजकल थोड़ा सा यूपीएससी के पैटर्न में इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 अलग अलग चीजें देता है और फिर पूछता है कि बताइए क्या सही है क्या गलत है, इस तरह से चीजें पूछेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, कई बार सभी सही भी होते हैं। तो एक तरफ नाम दे रखा है हमें महासागरीय जलधाराओं का, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दे रखे हैं, और एक तरफ दे रखा है कि उसका प्रकार क्या है। तो नाम है हमारे पास में कुरोशियो जलधारा, अगुल्हास, मोजाम्बिक और बेंगुएला। क्षेत्र दे रखे हैं कुरोशियो जलधारा के लिए उत्तरी प्रशांत महासागर, अगुल्हास के लिए उत्तरी अटलांटिक महासागर, मोजाम्बिक के लिए हिंद महासागर और बेंगुएला के लिए दक्षिणी अटलांटिक महासागर। वहीं साथ साथ कहा गया है कि जो कुरोशियो जलधारा है वो ठंडी है, अगुल्हास गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक गर्म जलधारा है और बेंगुएला ठंडी जलधारा है। उपयुक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? क्या कहना चाहेंगे आप? ये प्रश्न पिछली क्लास का, अब तक तो आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए था। चलिए जरा आप लोग को आंसर भी दिखा देते हैं। जैसे कि जो हमारी ये कुरोशियो जलधारा है, क्या ये कुरोशियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है? बात तो ठीक है, बहती तो उत्तरी प्रशांत महासागर में ही है, पर क्या ये एक ठंडी जलधारा है? तो ये एक ठंडी जलधारा नहीं है, दरअसल ये एक गर्म जलधारा है। ठीक, बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, अगुल्हास की। क्या ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ बहती है? हिंद महासागर वाले क्षेत्र में ये बहती है। क्या गर्म जलधारा है? हाँ, यहाँ तक ठीक है, पर एक जगह पे गड़बड़ होने के कारण वो पूरा का पूरा ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, मोजाम्बिक की जलधारा, क्या ये हिंद महासागर वाले क्षेत्र में बहती है? बात तो ठीक है। क्या ये गर्म जलधारा है? ये वाली बात भी ठीक है। बेंगुएला जलधारा की बात करें तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है, बिल्कुल बहती है। क्या ठंडी जलधारा है? बिल्कुल है ठंडी जलधारा। तो अब हमें यहाँ पर पता चल जा रहा है कि हमारे 2 ऑप्शन दिए गए हैं गलत, 2 दिए गए हैं सही। इसी वजह से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर हमें सारी प्रमुख जलधाराएं एक साथ देखने को मिल जा रही हैं। तो अभी हम लोगों ने समझा था बस नाम पढ़ करके, अब देखते हैं कि कौन कहाँ पर मौजूद है। जैसे कि अपनी वाली जो हमारी प्रीवियस है, थोड़ा सा उनको ही देखना जानना समझते थे। कुरोशियो है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया कुरोशियो जलधारा। ठीक है, तो आइए मानचित्र पे देखते हैं यार इस पे कहाँ पर मौजूद है। तो देखिए कुरोशियो जलधारा यहाँ मौजूद है। वैसे तो खैर दोनों ही तरफ हमें यहाँ देखने को मिल जा रहा है कि प्रशांत महासागर है, उत्तरी प्रशांत वाला हिस्सा है ये। ठीक है, लेकिन कुरोशियो जलधारा जो है वो यहाँ पर बहती है। ठीक, यानी कि कहाँ मौजूद है फिलहाल? ये जो हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर है उसमें मौजूद है ये, और ये हमारी एक गर्म जलधारा है, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया। इसके अलावा दूसरी है अगुल्हास। अब अगुल्हास कहाँ मौजूद है? तो अगुल्हास के लिए मैंने आप लोग को क्या बताया था कि हिंद महासागर में मौजूद है। अब ये जो हमारी मोजाम्बिक वाली जलधारा बह रही है, इसके जस्ट ऊपर ये जो आ रही है जलधारा बहती हुई गरम गरम, ये हमारी अगुल्हास जलधारा है। ठीक है, तो बेंगुएला जलधारा हमें देखने को मिलेगी हमारे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, और यहाँ मौजूद है हमारी बेंगुएला। ठीक है, तो इस प्रकार से जरूरी है कि हमें पता हो कि हाँ कहाँ कहाँ कौन कौन सी जलधारा मौजूद है, उसकी कैसी स्थिति है, ताकि प्रश्न पूछा जाए तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से थोड़ी चीजें याद हों, तो इसके हिसाब से हम लोग अपना आंसर बता पाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग समझते हैं बाकी और चीजों को। तो यहाँ तालिका के माध्यम से भी आपको गर्म और जलधारा, ठंडी जलधाराएं बताई हुई हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख। तो इसी के साथ एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग, तो पैटर्न को समझने के लिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने कई सारी चीजें समझी, नदी हम लोग देखते हुए आए हैं कि हम रेगिस्तानों की बात करी है, पर्वतमालाओं की बात करी है। तो पर्वतों को लेकर के पहले भी कई प्रश्न पूछे गए, तो पर्वतों के प्रश्न किस प्रकार के पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं जरा एक नजर डालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ पर्वत श्रृंखला का नाम, और साथ साथ दिया हुआ है पर्वत का प्रकार। तो क्षेत्र जो है वो है मध्य एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका।
पर्वत श्रेणियां दे रखी हैं। मध्य एशिया के लिए वॉसजेस और इसका प्रकार दे रखा है वलित पर्वत। यूरोप के लिए दे रखा है अल्पस पर्वत, प्रकार दे रखा है ब्लॉक पर्वत। उत्तर अमेरिका के लिए अपलेशियन, प्रकार दे रखा है वलित पर्वत। और दक्षिण अमेरिका के लिए एंडीज, प्रकार दे रखा है वलित पर्वत। अब हमें यहाँ पर कहा गया है उपयुक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। अब सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया है मध्य एशिया। क्या मध्य एशिया के अंदर वॉसजेस मौजूद है और क्या वॉसजेस वलित पर्वत है? तो देखिए, दरअसल जो हमारा वॉसजेस है ना वो मध्य एशिया में है ही नहीं है। मामला जो है वो यहीं पर ही आके गड़बड़ हो गया। अब हमारा वॉसजेस कहाँ मौजूद है? तो देखिए, वॉसजेस एक्चुअल में मौजूद है पूर्वी फ्रांस के अंदर। ठीक है, कहाँ मौजूद है? ये पूर्वी फ्रांस में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वी फ्रांस रहेगा, तो ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया। क्या ये एक वलित पर्वत है? ये भी सोचने वाली बात है। तो ये मामला भी गलत है। दरअसल ये वलित पर्वत नहीं है, यह एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक, यूरोप के अंदर अल्पस क्या मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। क्या ये एक ब्लॉक पर्वत है? बिल्कुल नहीं, ये एक वलित पर्वत है। उत्तर अमेरिका के अंदर क्या अपलेशियन है? बिल्कुल है। क्या ये एक वलित पर्वत है? बिल्कुल सही। क्या दक्षिण अमेरिका के अंदर एंडीज है? बिल्कुल है। क्या वलित पर्वत है? बिल्कुल है। तो 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हैं और 2 ऑप्शन गलत हैं, जिस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि केवल 2। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक बार देखते हैं कहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है उत्तरी अमेरिका यहाँ पर रॉकी और अपलेशियन है। ठीक है, तो चाहे तो इनको हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है दक्षिणी अमेरिका के अंदर एंडीज, साथ साथ यहाँ पर ब्राजीलियन हाईलैंड मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी, ठीक है, एटलस यहाँ पर मौजूद है अफ्रीका के अंदर। ठीक है, अफ्रीका के अलावा हमें यहाँ पर और भी बहुत सारी अलग अलग पर्वत श्रेणियां देखने को मिल जाएगी। और जैसे कि हमारी सबसे प्रमुख जो है हम लोग के लिए खास हिमालय। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अलग अलग प्रमुख पर्वत श्रेणियां हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया वाली भी थोड़ी खास रहती है, इसको कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो कुछ खास को याद जरूर से रखिएगा ताकि कुछ पूछा जाए तो आप लोग आराम से बता सके। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ मानचित्र पे चीजें दर्शाई गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए समझते हैं हमारे मैप इन न्यूज को, यानी कि जो प्रमुख स्थल बीते दिनों चर्चा में रहे कौन कौन से। फिलहाल सबसे पहले हम लोग को बात करनी है मैक्सिको की। बात करने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है मैक्सिको पिछले कई महीनों से राजनीतिक हिंसा की आग में झुलस रहा है, तो जरूरी हो गया कि वह पढ़ लेते हैं। मैक्सिको में सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसद बेनिटो ऑगस्ट को गोलियों से भून दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले गुएरेरो में एक मेयर की हत्या भी कर दी गई थी। तो जरूरी है कि पढ़ना हमें इसको चाहिए और चीजें इसकी समझ में हम लोग को आनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा मैक्सिको की पहले स्थिति देख लेते हैं। मैक्सिको हमें वैसे पता है कि हाँ उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का ये हिस्सा है। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा होने के साथ ही इसकी सबसे खास विशेषता हमें देखने को मिलती है कि इसके ऊपर से हमारी ये कर्क रेखा गुजर करके चली जाती है। ठीक है, कर्क रेखा हमारी जो है वो इसके ऊपर से गुजर करके चली जाती है और इसका लगभग मध्य से ही हमें देखने को मिल रही है कि ये गुजर रही है। ठीक, इसके साथ साथ हमें यहाँ पर आसपास में देखने को पता चल रहा है कि ये कई देशों के साथ सीमा साझा करता है, जैसे कि उत्तर में तो इसके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वहीं दक्षिण में पता चल रहा है कि ग्वाटेमाला मौजूद है और साथ साथ बेलीज भी मौजूद है। ठीक है, तो चाहे तो नाम लिख सकते हैं बिल्कुल इनका। ठीक है, ग्वाटेमाला और साथ साथ में हमें यहाँ देखने को मिलता है कि बेलीज। ठीक है, उत्तर में इसको हम लोग साधारण भाषा में कह देते हैं अमेरिका, लेकिन साधारण भाषा में कहा जाता है अमेरिका, पर यह होता है एक्चुअल में संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य भी कह देते तो भी काम इसके लिए चल जाता है। इसके अलावा बात करें इसके आसपास में क्या क्या मौजूद है जल के मामले में, तो देखिए जो पूर्वी हिस्सा है मैक्सिको का वहां हमें देखने को मिल जाते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी। इसको लेकर थोड़ा विवाद रहता है। अमेरिका कहता है कि मैक्सिको की खाड़ी नहीं कहना है, अमेरिका की खाड़ी कहना है। मैक्सिको कहता है कि नहीं, मैक्सिको की खाड़ी ही कहना है, पर विवादित क्षेत्र है थोड़ा सा ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में। जब हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ हमें देखने को मिल जाता है कैरेबियाई सागर, और कैरेबियाई सागर से थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं तो उत्तरी अटलांटिक महासागर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं अगर हम लोग मैक्सिको के पश्चिमी हिस्से की, तो पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर हम सभी लोगों को प्रशांत महासागर तो देखने को मिल ही जा रहा है।
उत्तरी प्रशांत महासागर वाला हिस्सा जनरली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मैक्सिको के पश्चिम में मौजूद है। और वहीं ये जो हिस्सा है, ठीक है, जो बीच में हमें ये थोड़ा सा जल का हिस्सा देखने को मिल रहा है स्थल के अंदर, इसको कहते हैं हम लोग कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है, तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के रूप में इसको हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? तो ये कुछ खास चीजें जो पता होनी चाहिए हम लोग को। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जियोग्राफिकल चीजें हम लोग पूछती है समझ लेते हैं, थोड़ी भौगोलिक स्थितियां समझते हैं। तो कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, 2 पर्वत श्रेणियां हमें यहाँ मैक्सिको में देखने को मिल जा रही हैं। एक का नाम है सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। ठीक है, तो सिएरा माद्रे, ठीक है, माद्रे या मद्रे जो भी लिखना चाहें आप लोग बिल्कुल इसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेंटल, और वहीं दूसरी है यहाँ पर सिएरा माद्रे ओरिएंटल। ठीक है, अब सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल जो है वो हमें देखने को मिल जाती है इसके पश्चिमी हिस्से में, और सिएरा माद्रे ओरिएंटल देखने को मिल जाती है पूर्वी हिस्से में। अब इन दोनों ही पर्वत श्रेणियों के बीच में हमें देखने को मिल जाता है एक पठारी हिस्सा, जिसको कहा जाता है मध्य पठार या फिर मैक्सिकन पठार। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में एक पठार मौजूद है। ठीक, ये स्थिति क्लियर है आपको? इसके अलावा दक्षिण में हमें देखने को यहाँ मिल जा रहा है सिएरा माद्रे डेल सुर कॉर्डिलेरा। ठीक है, तो ये भी आज आपको रखना पड़ेगा क्योंकि पूछा जा सकता है कई बार, क्योंकि 3 पर्वत श्रेणियां यहाँ देखने को मिल जा रही है। एक तरफ है सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, दूसरी है सिएरा माद्रे ओरिएंटल, और वहीं सिएरा माद्रे डेल सुर कॉर्डिलेरा। हालांकि थोड़ा याद रखना इजी है क्योंकि सिएरा माद्रे चल रहा है यहाँ पर, तो आप लोग याद रख सकते हैं कि ये सिएरा माद्रे मैक्सिको का है। तो इस तरह से भी चीजें हम लोग याद रख लेते हैं, कई बार तो एग्जाम में क्लिक हो जाती है हमें। ठीक, इसके अलावा इस क्षेत्र में एक रेगिस्तान भी है जिसको हम लोग कहते हैं सोनोरन रेगिस्तान, और ये जो सोनोरन रेगिस्तान है अकेले मैक्सिको का नहीं है बल्कि ये अमेरिका को भी कवर करता है। और समझ लीजिए कि जो ये वाला हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा आता है रेगिस्तानी भूमि के रूप में समझते हैं हम लोग इसको, या मरुस्थलीय भूमि कहते हैं। तो सोनोरन रेगिस्तान जो है वो पूरे इस पर्टिकुलर एरिया में मौजूद है, तो उसको भी याद आप लोग जरूर रखिएगा। यहाँ पर भी इसको स्पेशली मार्क किया गया है आप लोगों के लिए। ठीक है, आइए अब इससे जुड़ी थोड़ी और चीज समझते हैं, जैसे कि कुछ नदियां हमें मैक्सिको में देखने को मिलती है। मैक्सिको के अंदर 4 प्रमुख नदियां हैं। पहली नदी है रियो ग्रैंड या रियो ग्रैंडे भी इसको कहा जाता है, दूसरी है यहाँ पर कॉन्चोस। ठीक है, तीसरी नदी यहाँ पर जो मौजूद है उसका नाम है बल्सास, और चौथी नदी इसको कहा जाता है उस्मासिंटा। ठीक है, दरअसल ये जो उस्मासिंटा है ये 2 नदियों से मिलकर के बने होती है। एक का नाम है ग्रिजाल्वा जो आती है और आकर के उस्मासिंटा में ही मिल जाती है, और फिर ये दोनों ही नदियां जाकर के अपना जल गिरा देती हैं ये आगे। ठीक है, अब इसके अलावा इन चारों नदियों की सभी चीजें समझनी है हम लोग को। जैसे कि इन 4 नदियों के मामले में हमें यह पता चलता है कि इन 4 नदियों से अलावा ये जो बेल्सास है ना, ये बेल्सास सबसे ज्यादा अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी सभी नदियां मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल छोड़ती हैं, लेकिन ये अकेली नदी बेल्सास ऐसी है जो पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के अंदर अपना जल छोड़ती है। तो इन तीनों से एक अलग विशेषता हमें बेल्सास की देखने को मिल जा रही है। वही बात करें अगर रियो ग्रैंडे की, तो रियो ग्रैंड एक ऐसी नदी है जो अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको इन दोनों के बीच की सीमा विभाजन का कार्य भी ये अकेली नदी कर देती है। सीमा विभाजन का कार्य करने के अलावा हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये जो रियो ग्रैंड नदी है ये ऊपर से यानी कि कोलोराडो पठार से निकलती है, और कोलोराडो पठार से निकलने के बाद में ये दोनों देशों के बीच सीमा बनाती है, और सीमा बनाने के बाद अपना जल गिरा देती है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा खास नदी है ये। ठीक है, और खास नदी दोनों ही देशों के मामले में, ऐसा नहीं है कि मतलब अकेले मैक्सिको के मामले में खास है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी खास है और ये मैक्सिको के लिए भी खास है। ठीक है, दूसरी बात करें हम लोग कॉन्चोस की, तो कॉन्चोस दरअसल एक ऐसी नदी है जो रियो ग्रैंडे की सहायक नदी है। इसके अलावा जो हम लोगों ने भी एक पहाड़ पढ़ा था, इसका नाम था सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो दरअसल ये जो सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, यहाँ से ही ये नदी निकलती है, और निकलने के बाद ये नदी मिल जाती है रियो ग्रैंडे में, जिसके बाद में फिर इनका जो पानी है वो संयुक्त रूप से जाकर के मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने बात करी है उस्मासिंटा की। ठीक है, तो ये जो उस्मासिंटा है इसकी खास बात ये है कि ये ग्वाटेमाला पर्वत श्रेणी से इसका जल निकलता है, वहां से इसका उद्गम होता है, जिसके बाद इसका जल जाकर के चल जाता है मैक्सिको की खाड़ी में। तो इन 4 नदियों की कुछ खास प्रमुख बातें जो मैंने आप लोग को बताई है याद रखिएगा, आप लोगों से किसी भी रूप में पूछी जा सकती है आने वाले एग्जामिनेशन में। इसके अलावा मैक्सिको की मैं आपको खास बात ये बता देता हूँ कि यहाँ पर स्पेनिश बोलने वाली एक बड़ी आबादी भी निवास करती है। तो भाषा के मामले में चीजें पूछे तो आपको पता रहेगा कि हाँ स्पेनिश बोलने वाले अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक, आइए एक प्रश्न देख लेते हैं फिर दोबारा से। तो प्रश्न का कहना है यदि फ्लोरिडा जलमरू मध्य से यात्रा की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्ग में आ सकता है? क्यूबा, मैक्सिको, वैलीज या फिर केमेन द्वीप?
आइए जरा एक बार देख लेते हैं मैप पे, थोड़ी सी चीजें हम लोग को यहाँ पर पता चल जाएगी। जैसे कि ये मानचित्र है जो हमें कई चीजें दिखा दे रहा है। अब जो हमारा फ्लोरिडा जलमग्न मध्य है, दरअसल वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो अब फ्लोरिडा जलमग्न मध्य वाला हिस्सा ये है। अब हम लोग यहाँ से यात्रा करते हैं, मान लीजिए यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पहुंचना है हमें, ये मैक्सिको की खाड़ी वाला हिस्सा है। तो हम लोग अगर अटलांटिक ओशन से निकलते हैं और फ्लोरिडा जलमग्न मध्य से गुजरते हैं और पहुंचना है मैक्सिको की खाड़ी में, तो बीच में क्या पड़ेगा? अब एक ऑप्शन हमें दे रखा है क्यूबा। क्यूबा तो यहाँ मौजूद है, ठीक है, क्यूबा का ये वाला हिस्सा है। अब क्यूबा के अलावा दूसरा ऑप्शन है मैक्सिको। मैक्सिको के अलावा ये ने कहा है हम लोगों से कि जो अगला ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है? वैलीज है, ठीक है। अब वैलीज कहाँ पर है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मैक्सिको के दक्षिण में स्थित एक देश है, ये रहा वैलीज। वैलीज के अलावा चौथा इसने रखा है कैमन द्वीप, और कैमन द्वीप यहाँ मौजूद है, ठीक है। अब हम लोग अगर निकल रहे हैं इस फ्लोरिडा जलमग्न मध्य से, तो बीच में क्या पड़ेगा? क्या मैक्सिको पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या वैलीज पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। और कैमन द्वीप तो साइड में हो गया, तो क्या बच रहा है हमें? बिल्कुल सामने जो देखने को मिल रहा है वो तो क्यूबा देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का सही उत्तर रहेगा हम लोगों के लिए ए, यानी कि क्यूबा, ठीक है। तो प्रश्न का सही उत्तर हमारे लिए ए हो जाएगा। वैसे इसकी जो प्रॉपर लोकेशन है वो आप लोग को यहाँ आराम से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अब एक तरफ देखिए हमें देखने को क्या मिल जा रहा है कि ये है हमारा फ्लोरिडा जलमग्न मध्य, यहाँ से हमें आना है, क्यूबा मौजूद है, क्यूबा के नीचे कैमन द्वीप मौजूद है, और वहीं साथ साथ हमें देखने को मिल जा रहा है कि यहाँ पर हमारा मैक्सिको और ये रहा वैलीज। तो प्रश्न का उत्तर सीधा क्यूबा है। क्लियर है? आगे देखते हैं चीजों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब युग्मों पर विचार करने के लिए हमने दे रखे 3 अलग अलग क्षेत्र, एक तरफ है मैक्सिको की खाड़ी, दूसरा है फारस की खाड़ी और तीसरा है काला सागर। मतलब आइडिया लेना चाह रहे हैं हम लोग कि अगर प्रश्न पूछे तो किस प्रकार से हम लोगों से पूछ सकता है। तो मैक्सिको की खाड़ी के लिए कहा जा रहा है देश अमेरिका, फारस की खाड़ी के लिए सीरिया और काला सागर के लिए ईरान, ठीक। क्या मैक्सिको की खाड़ी के पास में अमेरिका है? वैसे मौजूद है और जुड़ी भी हुई है ना। मैक्सिको की खाड़ी से सीमा साझा करती है अमेरिका के साथ में, तो बिल्कुल ठीक है, सही सुमेलित है। क्या फारस की खाड़ी और सीरिया आपस में संबंधित हैं? क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है। फारस की खाड़ी और सीरिया का आपस में कोई मामला नहीं है, और सीरिया का जो मामला पड़ता भी है वो पड़ जाता है जाकर के भूमध्य सागर के साथ में। वहीं ईरान के लिए काला सागर दे रखा है, ठीक। क्या काला सागर और ईरान का आपस में कुछ मामला है? बिल्कुल भी नहीं है। ईरान का मामला कैस्पियन सागर के साथ में चलता है। तो ना तो दूसरा सही सुमेलित है ना तीसरा सही सुमेलित है, सिर्फ और सिर्फ पहला सही सुमेलित है, जिस वजह से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? एक, केवल एक सही है। लेकिन फिर भी ये जो चीजें जो है ना, जो ऑप्शन में आपको दिया गया, ये सब कुछ ना चर्चाओं में रहा है दरअसल बीते दिनों। मैक्सिको की खाड़ी हम लोगों ने पढ़ी है, मैक्सिको तो पढ़ ही रहे ना लगातार, तो इसलिए मैक्सिको खाड़ी चर्चा में आ गई है। अब फारस की खाड़ी का मामला दरअसल रहा क्या था? तो देखिए फारस की खाड़ी के पीछे का जो मामला था वो दरअसल कहानी इस प्रकार की थी कि ईरान ने एक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया जिसको नाम दिया गया है गदर 380। अब जब इसने इस क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया तो टेस्ट करने का इसने बताया कि इस क्रूज मिसाइल की जो रेंज है वो रेंज है 1000 किलोमीटर, और इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मिसाइल को छोड़ा जाए तो ये मिसाइल जाकर के फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी के अंदर अमेरिकी जहाजों को ध्वस्त कर सकती है। तो इस वजह से ये मामला जो था वो चर्चा में आया था। तो इसी वजह से चीजों को कनेक्ट करने के लिए आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलिए ये इसका मामला तो था, अब काला सागर का मामला क्या था और काला सागर हम लोगों से क्यों पूछा गया? तो देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि जॉर्जिया और अजरबैजान ने बनाई है एक रणनीति। जॉर्जिया और अजरबैजान ने रणनीति बनाकर यह फैसला किया है कि ये बनाएंगे नवीकरणीय बिजली, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और उसको बनाने के बाद में ये लोग क्या करेंगे, ये इसको ट्रांसफर करेंगे रोमानिया और हंगरी के पास में, और ब्लैक सी इसका माध्यम रहेगा। तो अजरबैजान जॉर्जिया बनाने के बाद में इस नवीकरणीय बिजली को ब्लैक सी के माध्यम से रोमानिया और हंगरी पहुंचाना चाहते हैं। ये इन्होंने चीजें प्रस्तुत की हैं, जिस वजह से ब्लैक सी की कहानी चर्चाओं में आ गई थी, ठीक। तो इस तरह से कई अलग अलग न्यूज को भी कनेक्ट कर सकता है यूपीएससी आप लोगों से आने वाले एग्जाम में कुछ भी पूछने के लिए। आइए एक और स्थल पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो केनिया है। केनिया पे चर्चा इस वजह से करनी है क्योंकि बीते दिनों केनिया के एक गांव में 500 किलोग्राम से ज्यादा वजन का एक मेटल रिंग अंतरिक्ष से आ गिरा है, और दूसरी ओर केन्या सूखे की चपेट में भी आ गया है और लाखों लोग पानी और भोजन की कमी से यहाँ प्रभावित हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दावा भी किया है कि केन्याई लोग पिछले 40 वर्षों में सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहे हैं। तो एक नहीं बल्कि कई कारण है हमारे पास में केन्या को पढ़ने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सभी चीजें इसकी थोड़ी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक। लोकेशन समझ लेते हैं। तो वैसे तो जो आकृति देखने को मिल रही है, आउटलाइन देखने को मिल रही है, उससे पता चल जाएगा कि किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो दरअसल जो ये केनिया है, ये केनिया अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पूर्वी हिस्से में पड़ता है, और जो इसका पूर्वी हिस्सा है वहां पर ये सीमा साझा करता है सोमालिया और
हिंद महासागर से, ठीक है। तो सोमालिया और हिंद महासागर के साथ में इसकी पूर्वी सीमा साझा होती है, हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कीनिया उत्तर में सीमा साझा करता है इथियोपिया से, और वहीं उत्तर पश्चिम में ये दक्षिणी सूडान और युगांडा के साथ सीमा साझा करता है। थोड़ा सा नीचे और आते हैं तो पश्चिमी सीमा पर ये विक्टोरिया झील के साथ सीमा साझा करता है। तो कुछ ये यूनिक चीजें हमें किसी किसी देश के मामले में देखने को मिलती है। तो विक्टोरिया झील यहाँ मौजूद है और विक्टोरिया झील से इसकी पश्चिमी सीमा लगती है और कीनिया की दक्षिणी सीमा लगती है तंजानिया से। तो प्रमुख देश याद रखिएगा, कितने देश हैं यहाँ पर, सोमालिया, इथियोपिया, दक्षिणी सूडान, युगांडा, ठीक है, और तंजानिया। 5 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। इसके अलावा 2 अलग अलग जल क्षेत्र हैं, एक तरफ है हमारा हिंद महासागर और दूसरी तरफ है विक्टोरिया झील। इन दोनों के साथ भी सीमा साझा हो रही है, इसी वजह से ये मामला भी इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो कुछ इसकी ज्योग्राफिकल चीजें हमें देखने को मिल जा रही हैं। जैसे कि एक पर्वत हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, और उस पर्वत का नाम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माउंट एल्गन। ठीक, माउंट एल्गन के अलावा हमें यहाँ पर एक घाटी देखने को मिल रही है जिसका नाम है ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, तो ग्रेट रिफ्ट वैली यानी कि घाटी है जो यहाँ पर मौजूद है और इसका विस्तार हमें उत्तर से दक्षिण में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक पर्वत रेंज है जिसका नाम है एब्रेडर रेंज। ठीक है, तो ये चीजें कुछ नहीं पूछ सकता है आप लोगों से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, एब्रेडर रेंज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जा रही है। एक और पर्वत है इसका नाम है माउंट केनिया ही, तो इसी के नाम पर ही इसका ये पर्वत भी है। इसके अलावा दक्षिण में हमें यहाँ देखने को मिल जा रही है कुछ पहाड़ियां और जिसका नाम है त्याता। तो त्याता पहाड़ियां हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। कुछ खास खास चीजें बहुत इजीली पता चल जाती हैं। लेक तुर्कान भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, लेक तुर्काना, तो इसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, लेक या इसको हम लोग झील कह सकते हैं। तो झील कौन सी है, तुर्काना है ये। ठीक है, इसके साथ साथ लेक विक्टोरिया के साथ सीमा साझा हो ही रही है, जैसा कि आप लोग को मैंने शुरुआत में बताया। तो ये सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंट कुछ जियोग्राफिकल फीचर हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इन जियोग्राफिकल फीचर्स के अलावा हमें यहाँ 2 नदियां भी देखने को मिल रही है। ठीक है, कौन कौन सी 2 नदियां यहाँ पर मौजूद हैं, एक का नाम है ताना रिवर, ताना नदी, और दूसरी है यहाँ पर लागबोर। इन दोनों ही नदियों की खास बात क्या है कि डायरेक्शन उत्तर से दक्षिण है और जाकर के दोनों का पानी कहाँ गिर जा रहा है, हिंद महासागर के। चीजें क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं। और यहाँ पर जो एब्रेडर पहाड़ी है, ठीक है, एब्रेडर रेंज है, उस एब्रेडर रेंज से निकल रही है ताना नदी और एब्रेडर रेंज से निकलते हुए जाकर के ये हिंद महासागर वाले क्षेत्र में गिर जा रही है। तो चीजों को इस प्रकार से अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। वहीं जो लागबोर है, वो लागबोर सिर्फ और सिर्फ अकेले कीनिया में नहीं बह रही है, लागबोर कीनिया से बहते हुए पहले सोमालिया जा रही है और सोमालिया जाने के बाद तब वो गिर रही है हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, जो हमें यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है साथ साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को भी थोड़ा सा याद रखेंगे तो ईजी हो जाएगा। इसके साथ एक प्रश्न और हमारी स्क्रीन पर आया है। प्रश्न का कहना है निम्नलिखित में से कौन सी झील, निम्नलिखित में से कौन सी झील रवांडा और बुरुंडी के ऊपरी जल क्षेत्र का हिस्सा है और 3 तटवर्ती देशों केन्या, तंजानिया और युगांडा द्वारा साझी है। तो देखिए, जस्ट अभी मैंने आप लोग को एक झील का नाम बताया था, वही झील इस प्रश्न का उत्तर है। वैसे ऑप्शन में दिया गया है विक्टोरिया झील, तांगानिका झील, तांगानिका झील है मतलब ये, ठीक है, तांगानिका झील के अलावा किवू झील और मलावी झील। ठीक, 4 अलग अलग झील हैं। तो अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि केनिया की सीमा से तो एक ही झील लग रही है ना। चलिए मान लीजिए कि बाकी और झीलों के मामले में मैं आपको कुछ ना भी बताया हो या चीजें हम लोगों ने बाकी और से रिलेटेड करके ना भी पढ़ी हो, लेकिन मैंने आप लोग को यह बताया था कि केन्या ऐसा देश है जो एक ही झील से सीमा साझा कर रहा है और वो झील है विक्टोरिया झील। तो जब सीमा साझा कर रहा है और यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि तटवर्ती देशों में केन्या का नाम शामिल है, तो इससे पता क्या चलता है कि विक्टोरिया झील ही इसका आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट प्रॉपर जिस तरह का क्वेश्चन है वो हमें प्रॉपर ही याद हो, ये जरूरी नहीं है, बट उसमें हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जिससे हम लोग अपना आंसर निकाल सकें। जैसे कि हम यहाँ पे केन्या को पकड़ ले तटवर्ती देश के रूप में, तो विक्टोरिया झील हमारा आंसर निकल जाएगा और यही सही उत्तर है। और ये वास्तविकता भी है विक्टोरिया झील की। विक्टोरिया झील की स्थिति इस प्रकार से कि 3 देशों के साथ में सीमा साझा कर रहा है, तंजानिया, केन्या और युगांडा। और वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर बुरुंडी और रवांडा, इन दोनों का ये ऊपरी जल क्षेत्र वाली स्थिति में मौजूद है, यानी कि ऊपरी जल क्षेत्र का हिस्सा इन दोनों देशों का ये बना हुई है, यानी कि विक्टोरिया झील बनी हुई है। क्लियर है बात यहाँ पर? तो 2 देशों के लिए ऊपरी जल क्षेत्र का हिस्सा है और 3 देशों के साथ में सीमा साझा कर रही है, जो कि हमें यहाँ पर दिख भी जा रहा है। इसी के साथ साथ एक और प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है। हमसे वो पूछ रहा है कि जो केन्या है वो कहाँ पर मौजूद है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में, भूमध्य रेखा पर या कर्क रेखा पर। अब अलग अलग चीजें दे रखी है हम लोग को, है ना।
तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, ठीक है। अब इस प्रश्न का जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि कहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इस प्रश्न के साथ साथ एक चीज और है जो फिर मैं आप लोग को कंटिन्यू करूंगा अगली क्लास में, जब हम लोग आगे की चीजें और पढ़ेंगे और इस प्रश्न को भी तभी डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन से पहले ये भी जरूरी है कि आप लोगों की ज्योग्राफी थोड़ी चेक कर ली जाए, और वो चेक की जाएगी इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से। तो जितने ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे तो पता लगेगा कि उतने ज्यादा लोगों को आंसर पहले से पता था। क्लियर है बात सारी? तो इसी के साथ बस आज की क्लास में इतना ही, है ना। तो बाकी इसके अलावा मैं जनरली आपको कहता हूँ कि स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मुलाकात करते हैं। बाकी हम लोग मुलाकात कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर और साथ साथ एक्स प्लेटफॉर्म पर भी। तो सभी जगह हम लोग मुलाकात कर सकते हैं, चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग मुझसे सब जगह कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये काम भी आप लोगों का ही है, जिम्मेदारी आप लोग की है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर ना भी है तो आप लोग किसी चीज़ में डाउट रखते हैं तो कमेंट में अपनी बातें रख सकते हैं, आपको जवाब वहां मिल जाएगा। बाकी सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, जितना आप शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना किसी को नहीं जाना है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जरूरी है कि आप लोग बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। बाकी बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।